जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। जैसा कि मैंने आपको एक छोटी वीडियो बना के बता दिया था कि मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं वीडियो आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश के बाद हम लोग कर्ण और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ से मगध साम्राज्य जो है उसका अंत होगा। ठीक है, तो सुंग वंश एक ऐसा वंश जिसे गद्दारों का यमराज भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो समझ लो, ठीक है, क्योंकि समझदार है बच्चे आप लोग। तो देखें, हमने आपको ये बताया ये एक ऐसा राजवंश है पुष्यमित्र सुंग जिसने सुंग वंश की स्थापना की थी। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका कोई कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये सही से उल्लेख नहीं मिला है कि सुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग वो किस जाति के थे, किस जाति के थे, कि शूद्र थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, क्या थे। किसी भी तरीके का कहीं भी किसी भी इतिहासकारों ने इनको अलग 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 बताया है और अलग अलग तरीके से इनको उल्लेख किया है। तो वही सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे कि सुंग वंश। देखिए, सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक ये देखेंगे कि सुंग वंश का परिचय। ठीक है, देखिए सुंग वंश का इतिहास जो हमें मिलता है वो मिलता है मालवी के अग्निमित्र ग्रंथ से, विदिशा के गरुड़ स्तंभ से और दिव्य वदान से, अयोध्या लेख से, हर्षचरित आदि ग्रंथों में मिलता है। परंतु इन सारे ग्रंथों में ये उल्लेख इनको मिलता तो है, लेकिन ये नहीं बताया जा सका है कि ये किस जाति के थे। ठीक है, आगे देखिए सुंग वंश का राजा कौन था। आखिर पुष्यमित्र सुंग, जिन्हें गद्दारों का यमराज भी कहा जाता है, आखिर इन्हें किस वंश के थे, इनका राजा कौन था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आगे देखते हुए चलेंगे कि सुंग वंश का राजा कौन था। इसका जवाब दे पाना तो मुश्किल ही है। क्यों? क्योंकि इस वंश का इतिहास किसी भी ग्रंथ में सही सही नहीं मिलता है। ठीक है, इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि इस वंश मतलब सुंग वंश का इतिहास किसी भी ग्रंथ में सही सही नहीं मिलता है। इस कारण इस वंश के बारे में कुछ इतिहासकारों ने किसने कुछ कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र सुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी भी बताया है। ऐसा बताया गया कि ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे, जहाँ पे बौद्ध धर्म की मूर्तियां देखा करते थे, मतलब ये पसंद नहीं करते थे बौद्ध धर्म को और उसे मार देते थे और तोड़ दिया करते थे। ठीक है, सॉरी। तो पुष्यमित्र सुंग जो को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया है, लेकिन इन्होंने अपने ही जीवन काल में 2 अश्वघोष यज्ञ भी करवाए। कितने? 2 2 अश्वघोष यज्ञ करवाने के कारण इन्हें किसे पुष्यमित्र सुंग को हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन काल में यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाने की वजह से कुछ इतिहासकारों ने इन्हें हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास किया है। कहा है कि अगर यज्ञ करवा रहे हैं तो ये मुस्लिम तो हो नहीं सकते, बाबर हो नहीं सकते, अकबर हो नहीं सकते, ठीक है, जहांगीर हो नहीं सकते, मुमताज हो नहीं सकते, शाहजहां हो नहीं सकते। तो अगर यज्ञ करवा रहे हैं तो कोई मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति यज्ञ तो करवाएगा नहीं। अगर यज्ञ करवा रहे हैं तो इसका मतलब कोई हिंदू ही समुदाय का कोई व्यक्ति है। तो 2 अश्वघोष यज्ञ करवाने के कारण उसे हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास किया है। किसे? पुष्यमित्र सुंग को। लेकिन 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 ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है मतलब सच नहीं है। इसका भी कोई उल्लेख किसी भी किताब में सही से नहीं मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने जो 2 अश्वघोष यज्ञ करवाए थे और उसे हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन ये भी बात पूरी तरीके से सच मतलब सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए
हर्षचरित ग्रंथ के जो रचयिता थे उनका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। देखिए, बाणभट्ट बाणभट्ट जो थे वो स्वयं एक ब्राह्मण थे। ठीक है, स्वयं ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण जाति के लोग, ये अक्सर आप जानते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमसे कोई ऊपर उठे, ऊपर बैठे। ठीक है, मेरे साथ उठे बैठे, वो छोटे जाति के लोगों को नीचे ही बैठाया करते थे। तो जो एक स्वयं ब्राह्मण थे बाणभट्ट, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को कुछ नहीं बताया तो बता दिया कि ये शूद्र है। क्या बता दिया? ये शूद्र है। शूद्र मतलब SC ST। ठीक है, शूद्र जो चमड़े का कार्य किया करते थे। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता जो हैं, उन्होंने वो जो खुद स्वयं ब्राह्मण थे, और इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग को शूद्र बताया है। मेरी बात, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, शूद्र बताया। और इसी कारण यह कह पाना मुश्किल होता है कि शुंग वंश के राजा किस धर्म से थे, वो क्या करते थे, किस जाति के थे, ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जितने भी इतिहासकार हुए हैं सभी लोगों ने अपना अपना विचार अलग अलग दिया है। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को के बारे में ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि किस जाति के थे, किस धर्म के थे। ठीक है, तो इन्होंने इनको शूद्र बता दिया। और ये अपने आप को खुद ब्राह्मण मानते थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग खुद अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण साम्राज्य का उदय इसी वंश से होता है। अब बाणभट्ट जो स्वयं ब्राह्मण थे, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को शूद्र बता दिया था। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं किनारे हट जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि शुंग वंश का परिचय, पुष्यमित्र शुंग का परिचय, शुंग वंश का परिचय हमने लोगों ने देख लिया कि वो कौन थे, किस धर्म के थे। किसी धर्म का उल्लेख सही से किसी भी ग्रंथों में नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आप को खुद ब्राह्मण मान लिया था। और एक थे भारद्वाज करके, जो जिन्होंने इन्हें पुष्यमित्र शुंग को जो है ना वो ब्राह्मण बताया है, भारद्वाज गोत्र का। ठीक है, उसी बारे में हम लोग अब आगे देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि शुंग वंश का जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो थे ना, ये मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम बृहद्रथ था, उसके ये सेनापति थे। और उन्हीं की ये हत्या करके और एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग था, ये मौर्य वंश, इस वंश के, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। और बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की नींव डाली, जिसे शुंग वंश के नाम से हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। पुराणों के अनुसार, ठीक है, पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था। कहां पर किया था? तो मगध पे। ठीक है, हमने बताया था ना, हसीना माशूक के साथ भाग गए। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नागदशक वंश, ठीक है, फिर माशूक, मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर हम इसके बाद कर्ण वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे। और जहां से हमारा मगध साम्राज्य का जो भी जितने भी शासन थे, उस सारे शासनों का एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे के चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे आपके साथ। तो हम लोगों ने देखा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर 36 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? तो 36 वर्षों तक शासन किया। यह पहला यह पहला ब्राह्मण राजवंश है। देखो, कंफर्म तो नहीं है कि ये शूद्र थे, कि वैश्य थे, कि क्षत्रिय थे, कि ब्राह्मण थे, लेकिन जब मान लिया गया तो मान लेते हैं कि ये ब्राह्मण ही थे। ठीक, ऐसा माना जाता है। तो यह पहला ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार शासन किया। ठीक है, और जब पुष्यमित्र शुंग मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं, बृहद्रथ की हत्या करके, मतलब अपने राजा को, जिनके सेनापति थे मौर्य वंश के, की हत्या करके जब ये बैठते हैं, तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई
वो राजधानी बनाई विदिशा। अब विदिशा कहाँ पर है? विदिशा है एमपी में, ठीक है, एमपी में को बनाया। अब आगे देखें, आगे ये चीज है कि महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को, किसने? महर्षि पाणिनि ने, ठीक है, महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को, किस वंश को? शुंग वंश को। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? वो तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसके सेनापति थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। इन्होंने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? तो बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का, किस गोत्र का? तो भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। चलिए, कम से कम एक शख्स तो मिले जिन्होंने ये बताया कि ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण है, वरना जो भी आते थे कोई इनको शूद्र बताता था, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, ठीक है। तो भारद्वाज, तो महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश के मतलब जो पुष्यमित्र शुंग थे उनको भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। और बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विद्रोही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कार्य ये था, ये बौद्ध ग्रंथों में इसलिए बताया गया कि जहां पे ये बौद्ध स्तूपों को देखा करते थे, जो भी बौद्ध, बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को इन्होंने नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए बौद्ध विद्रोहियों को कहा जाता है। किस ग्रंथ में? तो बौद्ध ग्रंथों में। किसको? तो पुष्यमित्र शुंग को। किसका विद्रोही बताया गया? तो बौद्ध विद्रोही बताया जाता है, मतलब कहा जाता है। अब क्योंकि इसने अपने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया। फिर आगे चल के मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश, भारत स्तूप, भरहूत, ठीक है, ये भरहूत है। भरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और ये भरहूत स्तूप जो था वो पहले लकड़ी का बना था। किसका बना था? पहले लकड़ी का बना था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने इसको पत्थर का बनवा दिया था, ठीक है। पहले तो ये बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया करते थे। फिर आगे चलते चलते, आगे जब वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, तो इन्होंने मध्य प्रदेश का भरहूत स्तूप को इन्होंने पत्थर का बनवा दिया। क्यों? ये हृदय परिवर्तन हुआ होगा, जाने होंगे बौद्ध धर्म अच्छा धर्म है, ठीक है। तो इन्होंने भरहूत स्तूप को जो है, जो लकड़ी का बना था, इन्होंने उसको पत्थर का बनवा दिया। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है क्या? शुंग वंश के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम देखेंगे, तब तक आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आने वाले अभी पेपर होने वाले हैं एसएससी एमटीएस का, तो मैं आपको ये बता दूं, हिस्ट्री के जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर एग्जामिनर ने इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनाए तो यकीन मानिए, मैं आपसे वादा करता हूं, इस जितना भी मैंने पढ़ाया फिर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके जाएंगे नहीं। अगर एग्जामिनर ने जितना भी चैप्टर मैंने स्टार्टिंग से कि हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं, वहां से लेकर अभी तक में जितनी भी चीजें मैंने कंप्लीट कराई है, अगर यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस उठाए तो एक भी क्वेश्चंस आपको के बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मैं अब आप लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, महाभाष्य नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? महाभाष्य नामक पुस्तक। महाभाष्य नामक पुस्तक जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अष्टाध्यायी पुस्तक नामक जो है वो पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। कौन सी पुस्तक का नाम है जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है? तो वो अष्टाध्यायी पुस्तक है। ये अक्सर एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसको आप नॉर्मली मत लीजिए, बहुत वजन है, ये हल्का मत लीजिएगा, ठीक है। नहीं हल्के मतलब ये थर्माकोल या फॉर्म नहीं है कि आप उठाए और फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत भारी है, ठीक है। सॉरी। तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है वो पाणिनि ने लिखा था। आगे देखिए, मनुस्मृति नामक पुस्तक, मनुस्मृति
नामक पुस्तक की रचना जो रचयिता है उनका नाम है मनु। मनु ने अपने ही नाम से मनु शब्द से बना दिया था। ठीक है, ये देखो मनु। तो मनु से आप रिलेट कर लीजिएगा और ये याद हो जाएगा आपको। मनुस्मृति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मनु द्वारा लिखी गई है। आगे देखें कि पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने के समय में दो यवन विदेशी आक्रमण हुए थे। कहां पर? यहाँ भारत पे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय दो यवन विदेशी आक्रमण हुए थे और इन दोनों आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की ही विजय हुई थी। ठीक है, इन्हीं की ही ये विजय हो गए थे, इन्हीं की जीत हुई थी। किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। किसके समय में? दो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि किस शासक के समय में दो यवन विदेशी आक्रमण हुए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि आपको एमएस सर ने पढ़ाया है। तो दो यवन विदेशी आक्रमण हुए थे पुष्यमित्र शुंग के समय में और इन दोनों आक्रमणों में पुष्यमित्र शुंग की ही जीत हुई थी, विजय हुई थी। और पहला आक्रमण जो हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस ने पहले आक्रमण का नेतृत्व किया था तथा दूसरे आक्रमण का नेतृत्व जो किए थे उनका नाम था मिनांडर। ठीक है, मिनांडर ने ही दूसरे आक्रमण का नेतृत्व किया था और पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। और ये दोनों हार गए थे और जीत हुई थी किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। आगे देखें कि स्मिथ के अनुसार, किसके अनुसार? स्मिथ के अनुसार कनिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के, याद रखिएगा कि जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति शुंग की पराजय का उल्लेख किया है वह पुष्यमित्र शुंग ही था। ठीक है, फिर मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति शुंग की ठीक है, पराजय का उल्लेख किया है वह पुष्यमित्र शुंग ही था। आगे देखें कि पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, जब पुष्यमित्र शुंग की मौत हो जाती है, वो टाई फिस हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो इनके पुत्र का नाम होता है अग्निमित्र। अग्निमित्र इनके वंश का उत्तराधिकारी बन जाता है। और कालिदास के, एक चीज याद रखिएगा, कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मालवी काग्निमित्र। ठीक है, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य कौन सी है? मालवी काग्निमित्र। देखिए एक चीज, ये जो वर्ड है ना मालविका, ये एक लड़की का नाम था। ठीक है, ये एक लड़की का नाम था और यहां से अग्निमित्र आ जाती है जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र रहता है। इन दोनों की प्रेम कथा का उल्लेख है इसमें। ठीक है, का मुख्य नायक अग्निमित्र था। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी वर्जित है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा मालवी काग्निमित्र। और या फिर आप बोल सकते हैं कि आराम से मालविका अग्निमित्र। ठीक है, और इनके मुख्य नायक का नाम क्या है? तो मुख्य नायक थे अग्निमित्र। और इसमें किनकी कहानी का वर्जित है, किनकी कहानी बताई गई है? तो इनकी मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। तो एक चीज आपको बताए कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति हुआ। ठीक है, जिसकी हत्या, जो शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम था देवभूति, जिसकी हत्या उसी के मंत्री ने, वसुदेव ने कर दी थी और एक नए वंश का स्थापना किया था। उस वंश का नाम है कण्वंश। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको कण्वंश और सातवाहन वंश दोनों के बारे में कंप्लीट करा देंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ये चीज मैं जरूर बताऊंगी, मेरी तबीयत खराब थी जिस वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं रख पाया था। अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप लोग लगे रहिए और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
ना भूलें और बहुत सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि हर इंसान को फायदा मिले। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद।